हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एक और क्वेश्चन जनरल एंट्री पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 सीरीज में आपसे पहले आपके सामने ला चुका हूँ। उन 6 सीरीज में हम 10-10 एंट्री कर चुके हैं। एक तरीके से हमने 60 जनरल एंट्री कर ली है अपने कंसेप्ट को बिल्डिंग करने में। अब एक और 10 एंट्री का सीरीज देखते हैं। फर्स्ट एंट्री पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली एंट्री एसेट से रिलेटेड है जो आपको यहाँ पर बहुत कुछ सिखाएगी। क्या सिखाएगी? देखिए, हमने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी। तो देखिए, गुड्स या एसेट, क्योंकि गुड्स नहीं कहा जा सकता, मशीन का हम यूज लंबे समय तक करेंगे, ये हमें रेवेन्यू जनरेट कर कर कई सालों तक देगी, तो इसलिए इसको हम एसेट बोलते हैं। ठीक है, तो गुड्स का नाम नहीं यूज करेंगे। सेकंड हैंड मशीन हमने खरीदी, अमे लिमिटेड से खरीदी। कितने में खरीदी? 25,000 में। 25,000 में खरीदने के बाद 500 रुपए कैरेज के लिए दिए हमने, 2500 रुपए इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी। ठीक है, मैं इसमें एक वर्ड जोड़ देता हूं यहां पर, फॉर कैश, क्योंकि नहीं तो अभी इस ट्रांजैक्शन का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी जो सिखाना है उसके लिए यहाँ पर फॉर कैश लिखना जरूरी है। आपने खरीदी एमए लिमिटेड से और आपने कैश पेमेंट की, उसके बाद आपने 500 रुपए कैरेज के लिए पे किए और 2,500 रुपए इंस्टॉलेशन के लिए पे किए। तो अब तक हमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, मशीन एक एसेट है, हमें पता है। कोई भी एसेट का रूल है कि डेबिट वर्ड्स काउंट्स इन, तो मशीनरी अकाउंट मुझे डेबिट करना है क्योंकि ये एक एसेट है, ये हमें पता है। एसेट हमेशा डेबिट होती है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बस 25,000 से मशीन को डेबिट कर देते हैं, कैरेज को एक्सपेंस मान लेते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी एक्सपेंस मान लेते हैं। ये हमें यहाँ पर यही सिखा रहा है कि जब तक कोई एसेट वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए, कोई भी एसेट जब तक वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए, जब तक आप उस पर जो भी खर्च करेंगे वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा। दैट्स मीन्स मशीनरी अकाउंट में ये सारे पैसे ऐड हो जाएंगे, 2,500 भी, 500 भी और 25,000 भी। तो मशीनरी की कॉस्ट जो है वो 28,000 हो जाएगी। आपने पैसा दे दिया है तो आप यहाँ क्या कर देंगे, कैश अकाउंट। तो इसकी ट्रीटमेंट है ये, कहीं पर भी हम कैरेज नहीं लिखेंगे, कहीं पर भी हम और कुछ नहीं लिखेंगे। बीइंग मशीनरी परचेज्ड। तो क्या सीखना था हमें यहाँ पर कि इतने कोई भी एसेट जब तक वो वर्किंग कंडीशन पे ना आ जाए, आप जो भी खर्च करोगे वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने तक बिल्डिंग पर जो भी खर्च होगा वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज हमें याद रखनी थी कि टिल द एसेट इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, everything which is spent on asset is to be added in its cost। ये बहुत जरूरी सीखना था। अब हम नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। देखिए क्या लिखा, पेड रेंट। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक्सपेंस है, आपने पे कर दिया, ये यहां पर पता चला। तो जब मैंने पेमेंट की तो ये पता चल गया कि मुझे कि कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। 3,000 मैंने पे कर दिया, बट 1,000 स्टिल ड्यू। स्टिल का मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो एक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, पे आपने 3,000 किया है, वो बिल्कुल ठीक है, लिख दूंगा। जो ये आउटस्टैंडिंग है ये आपकी लायबिलिटी बनी। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जो भी लायबिलिटी होगी इस तरीके की, उसके लिए मुझे आउटस्टैंडिंग और जो उस एक्सपेंस का नाम है, जैसे यहां क्या है, रेंट, आप यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लिख देंगे 1,000। और क्योंकि ये सारा एक्सपेंस है, आपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इसका यूज किया है, आप रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बीइंग रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर दो चीजें एक साथ थी, रेंट जो आपने दिया है वो भी और आउटस्टैंडिंग भी। नेक्स्ट चलते हैं, एक लाइव स्टॉक की बात वो कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आपने एक हॉर्स खरीदा 65,000 का,
किस लिए? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आप ऐसी जगह पे बिजनेस कर रहे हैं जहां पर आप नॉर्मली जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट के टूल्स हैं या जैसे बस, गाड़ी, ये चीजें यूज नहीं कर सकते। हिल एरिया में है तो हमें वहां पर हॉर्स की जरूरत है। तो हमने उस लाइव और हॉर्स जैसी कोई भी ये एसेट है, क्योंकि लंबे समय तक आप यूज करोगे, तो इन सब को हम लाइव स्टॉक कहते हैं, जीवित स्टॉक। तो इसके लिए आप हॉर्स नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? लाइव स्टॉक्स। तो ये एक एसेट है, लाइव स्टॉक के नाम से डेबिट होगी। यहां देखिए, यहां 4000 आना था, ये रह गया था। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट कीजिए, एक एसेट है। टू, पैसा आपने दे दिया है तो आप यहां क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। नरेशन में आप बता सकते हैं कि कौन सा लाइव स्टॉक है, तो आप यहां लिख देंगे बीइंग हॉर्स परचेस्ड। तो एक लाइव स्टॉक की क्या एंट्री होगी वो मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की। अब चलते हैं हम फोर्थ एंट्री पर। फोर्थ एंट्री हमें कहती है कि आपने एडवांस रिसीव किया। ठीक है, किससे किया? अमित से किया। क्यों किया? 15,000 का किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको ऑर्डर मिला है 35,000 की गुड्स का। ठीक है, पर 35,000 अभी आपको रिसीव नहीं की है, आपने सेल भी नहीं की है 35,000 की। तो अभी मेरे लिए 35,000 की कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे लिए अभी क्या वैल्यू है? क्या हुआ? आपको पैसा मिला, रिसीव्ड हो। तो ये पक्का हो गया। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट। तो क्या मैं यहां पर सेल लिख सकता हूं? क्योंकि पैसा तो सेल के लिए मिला है। गुड्स दी आपने? नहीं दी, तो इसलिए आप सेल नहीं लिख सकते। फिर क्या लिखूं? आप उस व्यक्ति का नाम लिखो जिससे वो पैसा अभी आपको मिला है। ठीक है, तो क्या है वो व्यक्ति? अमित। अमित को मैंने अपना क्रेडिटर बना लिया टिल मैं उसको वो गुड्स सप्लाई ना कर दूं। तो अमित लिखूंगा और क्या लिखूंगा? नरेशन बीइंग एडवांस फॉर गुड्स रिसीव, जिससे याद रहे कि ये एडवांस क्यों है। कभी हम अगर ना भूल जाएं, चेक करने लगे, ऑडिटिंग करने लगे और हमें लगे कि भाई ये 15,000 क्यों अमित को क्यों देने हैं, क्योंकि क्रेडिटर आपने उसको बना लिया है। तो नरेशन हमें ये बताती है कि क्यों बनाया है, तो इसलिए लिखना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री में कहा कि जो ऑर्डर था, जो हमें अमित से मिला था गुड्स, वो हमने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब उसको गुड्स दे दी, बेच दी। तो अब आपने सेल कर दी। फिफ्थ एंट्री में हमें यह पता चल गया कि मेरी सेल हो गई, तो आप यहां पर क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने का गुड्स थी? 35,000 की। तो आप लिख दोगे बीइंग गुड्स डिलीवर्ड या सोल्ड टू अमित। ठीक है, अब कहीं पर नहीं लिखा कि उसने पैसा दिया, अमित ने रिमेनिंग पैसा 15,000 वो ऑलरेडी दे चुका है, बाकी के बारे में कुछ नहीं बता। तो आप उसको डेटर बना दो, यहां पर अमित लिखकर बनाओगे पूरे से। ये बात याद रखना, 20 नहीं लिखोगे, पूरा ही अमाउंट लिखोगे। जब अमित का अकाउंट बनेगा तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वो 15,000 क्रेडिट होकर। तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी? फिफ्थ के लिए अमित के अकाउंट को डेबिट कीजिए 35 से, क्योंकि आप 35,000 की गुड्स बेच रहे हो। 15,000 से अमित ऑलरेडी क्रेडिट है, तो अब वो मुझे देगा 20 ही, तो वो उतना ही लिख लेगा। देखिए एक और नई एंट्री, नई तरीके की एंट्री, क्योंकि मैं हर नई ट्रांजेक्शन आपके सामने लेके आ रहा हूं जिससे आप जर्नल का कंसेप्ट अपना क्लियर कर पाए। कहती है कि पेड कैश टू गोपी। गोपी को मैंने पैसा दिया, ये पक्का हो गया कि मैंने पैसा दिया। यहां से मुझे ये पता चला, आपको जैसे मैं सिखाता हूं अगर आप इस तरीके से सीख पाए तो मुझे नहीं लगता कभी भी एंट्री आप जर्नल एंट्री ना सीखो। ठीक है, बीइंग पेड कैश टू गोपी, इतना ही लिख रहा हूं, इसीलिए इतना ही काम कर रहा हूं अभी। क्यों दिया? देखो, ऑन बिहाफ ऑफ मोती, मुझे नहीं देना था गोपी को कैश। ठीक है, इसीलिए मैं गोपी अकाउंट डेबिट नहीं कर रहा। ठीक है, गोपी को डेबिट करने का मतलब है डेटर बना लिया, क्योंकि मुझे अब उससे पैसा लेना होगा, पर मुझे तो पैसा ही नहीं लेना। मुझे तो मोती ने कहा था कि गोपी को पेमेंट दे दो, तो मुझे अब किससे पैसा लेना होगा? मोती से। तो मैं यहां पर किसको डेबिट करूंगा? मोती को।
हो सकता है मोती से मैंने गुड्स उधार खरीद रखी हूं, मुझे उसको पैसा देना हो, तो उसने कहा कि मुझे ना देकर किसको दे दो, गोपी को दे दो। तो इसलिए हमें किससे लेना है, या हमें डेबिट किसको करना है, मोती को। तो ये एक और डिफरेंट टाइप की एंट्री थी जो मुझे आपको बतानी थी। बीइंग कैश पेड टू गोपी लिखोगे ऑन बिहाफ ऑफ मोती, तो एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने बताई थी आपको लास्ट वीडियो में भी, फिर उसकी आई, कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 आपने पे किया, उसमें से उसके अंदर इंक्लूड है 1/4 फॉर द नेक्स्ट ईयर। 1/4 हिस्सा ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। अभी सबसे पहले मैं समझू तो मेरे को पता चला कि पे हो गया, तो ये मुझे पता चल गया कि पेड का मतलब आपने पैसा दे दिया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होना है, ये पता चल गया। ये भी पता चल गया कि अमाउंट क्या है उसका 2000। अब वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है मैं एक्सपेंस मानता हूं, क्योंकि है मेरा एक्सपेंस, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, गुड्स की सिक्योरिटी के लिए मैंने पे किया है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दिक्कत क्या आ रही है कि 1/4 इस साल का है ही नहीं, तो 1/4 की सेवाएं आप नेक्स्ट ईयर लेंगे, तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट ईयर कुछ मिलेगा, एसेट बन गई आपकी, करंट ईयर से बिलोंग ना होना, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हमें वही एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने हैं जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। तो ये करंट ईयर का नहीं है, इसलिए मेरी एक एसेट हो गई। और मैंने बताया था जब एक्सपेंस प्रीपेड होते हैं तो एसेट के लिए हम वहां पर नाम क्या यूज करते हैं, प्रीपेड। प्रीपेड क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीमियम। अब कितना है, 1/4, तो 2000 का 1/4 निकालते हो कितना निकलता है, 500 रुपए। तो 1500 क्या है, करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस। तो एंट्री हो गई बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो, इंक्लूड 1/4 फॉर द नेक्स्ट ईयर। चलिए आगे चलते हैं। ये दो एंट्री फिर एक साथ समझने की हैं, 8th और 9th। कहा कि एक चेक आपको रिसीव हुआ, किससे, रोहन से। तो देखिए चेक से रिलेटेड एक चीज है जो आप अभी सीख लें, तो जब हम कैश बुक बनाएंगे जब आपको आसानी होगी। जब हमें चेक मिलता है, जब तक मैं उसको बैंक में डिपॉजिट ना कर दूं, वो मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट या मेरे बैंक में वो पैसा नहीं आएगा। जिस दिन मैं जमा करता हूं उसके भी 2-3 दिन बाद आता है, बट मैं ये मानता हूं कि जिस दिन मैंने वो बैंक में जमा कर दिया तो मैं बैंक अकाउंट को क्या कर देता हूं, डेबिट। पर कब करता हूं, जब मैं उसको बैंक में जमा करा दूंगा। अभी लिखा सिर्फ रिसीव हुआ चेक, तो जब तक वो चेक आपने बैंक में जमा नहीं किया, जब तक मैं उसको ट्रीट करता हूं चेक इन हैंड। क्या ट्रीट करता हूं, चेक इन हैंड। जिस दिन मैं उसको बैंक में जमा करा दूंगा उस दिन मैं चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दूंगा और बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। तो मैंने चेक इन हैंड लिखा, 10,000 का अमाउंट लिखा, टू किससे मिला वो लिखा, तो पता चला किससे मिला है मुझे, रोहन से। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, रोहन। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। तो ये एंट्री है अगर चेक मिले और मैं उसको जमा ना कराऊं तो। अब हुआ क्या इससे आगे कि जो ये रोहन का चेक था ये मैंने एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स का मतलब मुझे मोहन को पैसा देना था, तो मैंने चेक उसे ही दे दिया कि भाई तुम ही अपने अकाउंट में ले लो, मुझे तो तुम्हें देना ही देना है, मेरे पास चेक पड़ा है, आप चेक ही ले लीजिए। तो वो कहलाता है एंडोर्स करना। तो जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे, जब हम ये चीजें सीखेंगे, बट अभी हमारे लिए आया है तो हमें समझना जरूरी है। अब चेक मैंने अपने बैंक में ना जमा कराकर किसको दे दिया, मोहन को। तो ये तो पक्की बात है, जो चेक इन हैंड आपने यहाँ ओपन किया था इसको आप क्लोज कर दोगे, क्योंकि अब चेक आपके पास भी नहीं रहा।
तो चेक इन हैंड क्या हो गया, क्रेडिट। अमाउंट सेम रहेगा क्योंकि चेक उतने का ही है। अब हुआ क्या कि अगर मैं इसको बैंक में जमा कराता तो मैं बैंक अकाउंट लिख देता। अब मैंने किसको दे दिया, मोहन को, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, अब मोहन अकाउंट। नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं लिखता, ये बात आप याद रखना। बीइंग रोहन चेक एंडोर्स्ड टू मोहन, तो यहां लिखना ये जरूरी है कि हमने क्या किया है वो। अब लास्ट एंट्री आती है हमारी, कहा कि गुड्स कॉस्टिंग 2000, इंपॉर्टेंट है ये लाइन पढ़ना, जिसका सेल प्राइस 2500 है, इज डिस्ट्रॉय बाय फ्लड, बाढ़ आई और बाढ़ में मेरा वो माल नष्ट हो गया। करा दिया था ये, जब प्रैक्टिकल सीरीज की जो 5वां क्वेश्चन है उसमें कराया था। अब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि भाई हम एडमिट करते हैं कि आपका जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो सिर्फ 1200 का हुआ है। तो मेरी तो गुड्स गई हैं कितने की, देखिए कॉस्टिंग देखनी है, सेल प्राइस को नहीं देखना। एक तो ये बात समझनी है पहले, क्योंकि ये सेल नहीं है इसलिए सेल प्राइस से मुझे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, कॉस्टिंग से। कॉस्टिंग कितनी है, 2000। गुड्स जिस दिन खरीदी थी उस दिन परचेज अकाउंट लिखा था, अगर बेचता तो सेल्स अकाउंट यूज कर लेता, बेची तो नहीं है, तो ये गुड्स मेरी बुक में किस नाम से है, परचेज। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि ये ही हम करते हैं। कितना अमाउंट, 2000, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में 2000 डाल दिए, गुड्स मेरे पास से 2000 की चली गई। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई तुम्हें तो तुम्हारा जो एक्चुअल लॉस है वो सिर्फ 1200 है, तो मैं तो सिर्फ तुम्हें 1200 दूंगी, क्योंकि अभी तक उसने दिया नहीं, तो मैं उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम डेबिट कर दूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, जितना वो देने को तैयार है। अब वो जो नहीं दे रही उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो मेरा लॉस है, तो मैं यहां लिख दूंगा लॉस बाय फ्लड अकाउंट, ठीक है। 800 नरेशन में आप लिख दोगे जो भी हुआ है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड या लॉस्ट बाय फ्लड, कुछ भी लिख सकते हो, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम। तो इस तरीके से ये 10 एंट्री का लोड था। लगभग अब हम जर्नल की एंट्री 70 एंट्री के थ्रू मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी हैं जो आपको इस जर्नल के कंसेप्ट को सीखने के लिए जरूरी थी। जितनी भी टाइप की डिफिकल्ट एंट्री होती हैं वो सारी मैंने आपको करा दी। अब हम चलेंगे कि ऐसी जर्नल एंट्री जब जीएसटी आए, तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा, जिसमें जर्नल एंट्री हम दोबारा से देखेंगे कुछ जीएसटी के साथ, क्योंकि जीएसटी इंट्रोड्यूस हो चुका है 2017 में, तो उस जीएसटी को कैसे हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं वो हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट फेज में, जहां हम जीएसटी पर 3, 4, 5 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा।